हाँ भाई, राम राम। अब देखिए, कल हमने अब देखो प्रयोग, कोहलर द्वारा किया गया प्रयोग। अब देखिए, ध्यान से देखो। हो गई होगी बातचीत? हो गई? चलो अब थोड़ा ध्यान दो, है ना? ये बातचीत ज़्यादा काम आएंगी। ये कौन सी कहानी है? सृष्टिग्रह वाली, है ना? प्यासा कौवा कहानी। एक कौवा है, पानी पीने का प्रयास करता है। पानी का स्तर क्या है? नीचे है, कम है। तो पानी नहीं मिला उसको। ओके, बहुत ज़्यादा प्रयास करता है पानी मिल जाए, बट ऐसा पॉसिबल हुआ नहीं। तो हुआ नहीं तो कौवे ने इधर उधर प्रयास किए, ठीक है? और इधर उधर प्रयास किए तो ये पहले तो यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक, जब तक वो इस समस्या को गढ़े तक देखेगा, सिर्फ गढ़े तक, तो कभी भी उस समस्या का वो समाधान नहीं कर सकता, ये निश्चित है। तो कौवा समस्या को देखने का दायरा, समझिए बात को, क्या करता है? बढ़ाता है। मतलब वो अपनी सोच का दायरा क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, समग्रता की ओर जा रहा है। समझिए बात? तो अगर यहां तक करेगा तो अब वो एक नंबर स्टेप लिख रहा हूं मैं, समस्या का समग्र अवलोकन।
या समस्या का समग्र या पूर्ण आकार में प्रत्यक्षावलोकन, प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करता है, और वो भी किस आकार में? समग्र आकार में। चीज को समझिए कि वो समग्र आकार में जब अवलोकन करता है तो उसे कंकड़ पत्थर दिखाई देते हैं। क्या दिखाई दिए? कंकड़ पत्थर दिखाई दिए। ये वाला जो पार्ट है ये है कंकड़ पत्थर। जब उसने समग्र आकार में अवलोकन किया तो कंकड़ पत्थर दिखाई दिए, तो अचानक से, किसे? अचानक से मस्तिष्क में एक विचार आया। क्या आया? विचार आया। और वो विचार क्या था कि क्यों ना, क्या आया? क्यों ना कंकड़ पत्थर को घड़े में डालूं। ये सर नो। और ये जो विचार है भाई साहब, ये है अंतः दृष्टि या अंतः सूझ। क्या है? अंतः सूझ। तो गेस्टाल्ट थ्योरी में दो प्रोसेस होते हैं, दो स्टेप होते हैं। पहला, अगर सूझ का विकास करना है तो परिस्थिति को, समस्या को समग्र आकार में देखना सीखिए। बिना समग्र आकार में, संपूर्ण आकार में समग्र अवलोकन के द्वारा, या बिना समग्र प्रत्यक्षावलोकन के बिना आप सूझ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सूझ का निर्माण नहीं कर सकते। शायद क्लियर हुआ होगा कुछ। इसका मतलब सूझ के विकास के लिए आपको अपना दृष्टिकोण व्यापक करना है, बड़ा करना है। आपको उस समस्या को देखने का दायरा बढ़ाना है। ठीक है? इसीलिए इसका रिश्तों के मैनेजमेंट में भी उपयोग होता है कि हमें रिश्तों को हर एंगल से समझना चाहिए। कई बार हम सिर्फ एक पक्ष को देख कर क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं। हम सिर्फ अपना देख लेते हैं कि यस, अच्छा ये है। उस स्थिति को, समग्र स्थिति को नहीं देखते कि ऐसा होने के पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। उस कारण को समझिए, और अगर वो कारण समझ में आ जाएगा तो रिश्ता कभी खराब नहीं होता है। आप बिजी हैं, मान लिया, बिजी क्यों है? ये कारण है। अगर आपने बिजी होने का कारण ढूंढ लिया, इस वजह से नहीं कर पाए, तो आदमी को कभी भी क्लेश करने की जरूरत होती नहीं है। ये समझदारी रिश्तों में होनी चाहिए। ठीक है? अगर ये चीज समझ आ गई ना, अरे मैडम जी हेलो, रेड सी टी शर्ट, थोड़ा ध्यान दो ना। चश्मा साफ हो गया? साफ हो गया नीचे? उसको लगाओ आंखों पे। हाँ, 3-4 मिनट हो गई थी, बेचारा घिस गया था चश्मा, है ना। आप आए थे तभी चश्मा ही साफ कर रहे थे नीचे। थोड़ा ध्यान दिया करो ना। मॉर्निंग का शेड्यूल इतना पावरफुल होता है, ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा होता है ब्रेन में, है ना। सारे सेंस ऑर्गन्स ठीक ठाक काम करते हैं, तो उसमें इसीलिए थोड़ा सा वो है ना, थोड़ा ध्यान दिया करो। सबसे पहले क्या करना है? बड़े रूप में देखना। हर पहलू को क्या करना है? ध्यान में देखना है ना, ध्यान में लाना है। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो मस्तिष्क कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा एक विचार जरूर लेके आएगा। अच्छा, ये ऐसे हो सकता है। आप देख लो, कभी भी समस्या होती है तो आप खूब सारी कोशिशें करते हैं,
आपको एक गणित का सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने दोस्त को फ़ोन मिला, यार ये समझ में नहीं आया, बोलो तू बता कैसे कैसे किया, बोलो ऐसे ऐसे क्या। तो अचानक से आपका दोस्त कहता है अरे देख यहाँ तूने प्लस के स्थान पर क्या कर दिया। तो दो आदमियों ने सोच का दायरा क्या कर लिया, बढ़ा लिया। बढ़ाते ही क्या आ गई, एक विचार आया, अरे ऐसा कर रखा है इसको देखो, और देखते ही वो सूझ क्या होगी, विकसित होगी, समस्या क्या हो गया, हल हो गया। कहीं ना कहीं समग्रवाद मस्तिष्क के रोल को क्या कर रहा है, प्रूव कर रहा है। व्यवहारवाद में कहीं पर भी ब्रेन का रोल ही नहीं है। व्यवहारवाद में कहीं पर भी ब्रेन का रोल नहीं था। हमने, देखो मैं एक चीज बताऊं, हमने व्यवहारवाद में क्या पढ़ा, या तो एसआर पढ़ा या आरएस पढ़ा। क्लियर। अब हम व्यवहारवाद से स्विच ऑन करेंगे, थोड़ा सा आगे की ओर करेंगे, मूव ऑन करेंगे। और अब हम, मैडम आप पानी पियो, पहले ही चोट बैठे हो और वो मेरा दिमाग जन्नाट मारता है, फिर वो पानी पियो आप, और ढंग से पीना पानी। यही बोतल आपकी, ये आपकी है, ये लो पियो पानी। हाँ, और अब झपकी ली तो ठीक नहीं है ना। आप वो कोशिश क्यों करते हो, मेरा बहुत पैनी निगाहें हैं, बहुत खतरनाक दिमाग है यहाँ पे। आपने हल्की सी वो की, मैं पहुंचा वहां पर। मुझे बोलने के लिए और ऑब्जर्वेशन करने के लिए अलग अलग यूज नहीं करना, मेरा ब्रेन चारों का सारी जगह काम करता है, सोचता भी है, बोलता भी है, ऑब्जर्वेशन भी करता है, और इसके साथ साथ निर्णय ले लेता है किसको बोलना है। अब व्यवहारवाद में हमने यही काम किया कि नहीं किया, यस और नो। ठीक है, एक बार इधर आ बेटा, इधर आओ, पेन देना एक बार। कहाँ से हो, अलवर से। देखो ये इनके खेत है ना, अच्छा, और सब्जी वगैरह भी उगाते होंगे। हाँ वेरी गुड, अच्छा एग्जाम्पल आता है ना। मुझे दिल्ली जाना था और ये मेरा इंस्टाग्राम पे फ्रेंड है ना, और मुझे पता है ये मुझे फॉलो करता है, मैं इसको फॉलो करता हूँ, और हम आपस में मतलब कभी कभार हाय हेलो होती है। तो मुझे दिल्ली जाना था, मैं थक गया, अलवर के पास था, तो मैंने कहा यार कहाँ हो, बस सर घर पे ही हूँ। वो ठीक है मैं आ रहा हूँ, चाय बनवा। तो उसने कहा बोले गुरुजी जल्दी आओ, कोई दिक्कत नहीं, पापा जी भी यही है, सबसे मिलवाता हूँ। ठीक है, मैं इनके घर चला गया, तो इनके फादर साहब से रामा श्यामा हुई, चाय पानी पी। तो जहाँ इनका घर है वहीं इनका खेत भी है, और इन्होंने देखो तो पता चलता है ना। हाँ, तो उन्होंने कहा चलो साहब आपको खेत दिखाते हैं। नॉर्मली खेती बाड़ी दिखाते हैं लोग, अब जो गाँव में मिलते हैं तो होता है, और खेत अगर पास है तो ज़रूर चर्चा चलती है, पशुओं की भी चर्चा चलती है। किसान आदमी के घर पे अगर किसान का लड़का या कोई जाएगा तो उसके घर में पशु को भी ज़रूर देखेगा कि किस क्वालिटी के पशु रखते हैं। एक वो देखेगा, मतलब आपके अभियांत्रिकी, ये मतलब टेक्नोलॉजिकल आप कितने स्ट्रांग है, तो ट्रैक्टर वगैरह है उसके, वो सारी चीज़ें देखता है, कि इससे पता चलता है कि किसान की सोच का है। और फिर खेत देखता है, ये तीन चीज़ें जरूर देखेगा। अगर आप खेतीबाड़ी से या किसान परिवार से संबंधित है तो 100% देखी चीज़ जाएंगी। और विशेषकर पशुधन की क्वालिटी जरूर देखता है, कैसे क्या पशुधन रखता है। ठीक है, ओके। तो मैं इसके खेत में चला गया, और खेत में जाने के बाद इन्होंने जो ककड़ी होती है ना, जो मार्च अप्रैल में लगती हैं, हरी वाली ककड़ी जिसकी सब्जी बनाते हैं, वो लगा रखी हैं। ठीक है, इससे पहले एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, फिर ककड़ी वाला एग्जाम्पल पाएंगे। मैंने इसको चॉकलेट दी, चॉकलेट उद्दीपक है, इसने ली, खा ली। चॉकलेट दी, उद्दीपक है, खा ली। चॉकलेट दी, उद्दीपक है, खा ली। मैंने इसको 10 चॉकलेट दी, इसने चॉकलेट खा ली। 11वीं चॉकलेट जब मैंने दी तो इसका पेट भर गया, तो इसने क्या किया, नहीं ली, मना कर दिया कि सर पेट भर गया है, ठीक है, अब ज़रूरत नहीं है। बट एसआर सिद्धांत क्या कहता है कि अगर उद्दीपक है तो उसको रिस्पोंड करना ही होगा, क्योंकि ब्रेन तो है ही नहीं। जहाँ उद्दीपक है वहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। क्यों, उद्दीपक है तो क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा। यस और नो, क्लियर है बात, ठीक है। बट इसने तो 11वें चरण पे क्या कर दिया, मना कर दिया। नहीं सर आपने खाना खा लिया, और खाना खाने को दूसरे बात वही मैंने दोबारा खाना रख दिया था। कहा नहीं सर हो गया, मतलब खाना तो उद्दीपक था, आपको खाना चाहिए था, आपको खाना चाहिए था, इसका मतलब रिस्पॉन्स देना चाहिए था।
व्यवहारवादियों की सबसे बड़ी गलती क्या थी, अब सुनो। व्यवहारवादियों ने ब्रेन को इंपॉर्टेंस नहीं दी। वो सिर्फ किस पे रहे, सिर्फ उद्दीपक रहे, और उद्दीपक से संबंधित होकर क्या हो गए, वो अनुक्रिया पर रहे। स्किनर भी अनुक्रिया पर रहा और उद्दीपक पर रहेगा, ठीक है। तो इसने 11वीं बार चॉकलेट को क्या कर दिया, मना कर दिया। यहां तक समझ में आ गई बात। इसका मतलब मना किसने किया, ब्रेन ने। तो ब्रेन इंपॉर्टेंट हुआ या उद्दीपक, ब्रेन। ब्रेन ने क्या कहा, ये ध्यान से समझो, कि उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया होगी या नहीं होगी, ये उद्दीपक तय नहीं करेगा। कौन तय करेगा, ब्रेन तय करेगा। इसका मतलब उद्दीपक बीच में क्या आ गया, ब्रेन, और फिर क्या आया, रिस्पॉन्ड आया। यही तो हुआ ना, समझ में आ गई बात। अब जब हम टोलमैन पढ़ेंगे तब ये एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि टोलमैन को नव व्यवहारवादी और संज्ञानवादी कहते हैं। संज्ञानवादी का मतलब किसका यूज हो जाएगा, ब्रेन का। और ब्रेन के यूज की इंपॉर्टेंस कौन बता रहा है, गेस्टाल्टवाद। क्यों, क्योंकि सूझ कहाँ विकसित हो रही है, मस्तिष्क में। इसका मतलब समस्या के समाधान के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, ब्रेन। और ब्रेन के इंपॉर्टेंस के तब होगी जब हम क्या करेंगे, समग्र आकार में क्या करेंगे, अवलोकन। और समग्र आकार में अवलोकन भी कौन कर रहा है, सेंसेस, मतलब इंद्रियां। इंद्रियां किसका हिस्सा है, ब्रेन को कौन सूचना भेजता है, इंद्रियां। इंद्रियां क्या करती हैं, समग्र आकार में अवलोकन, यस और नो। और समग्र आकार में अवलोकन करके उस ज्ञान कहाँ भेजेंगी, मस्तिष्क। उस ज्ञान के आधार पर क्या करता है, सूझ, और सूझ के आधार पर क्या आएगा, निर्णय, है ना, या क्या आएगा, समस्या का समाधान, यस और नो। अब वापस आते हैं इस पे। एक समझ में आएगा चॉकलेट वाला एग्जाम्पल। अब हुआ ये कि इनके खेत में ककड़ी लगी हुई है, और नॉर्मली ककड़ी, मैंने एक ककड़ी को तोड़ा, क्लियर, और तोड़कर एक छोटा सा पीस है और उसमें से तोड़ा, और पहले उसको चखा। चखने के बाद डिसीजन लिया कि खाना है या नहीं खाना है, यस और नो। व्यवहारवाद ये कहता है कि अगर ककड़ी तोड़ी है तो ककड़ी खानी है। समझाई बात है, चाहे वो मीठी हो चाहे वो कड़वी हो, यस और नो। क्योंकि उद्दीपक है तो रिस्पॉन्ड करना है। लेकिन गेस्टाल्टवाद और नव व्यवहारवाद या संज्ञानवाद क्या कहता है कि ककड़ी तोड़ तो ली, खानी है या नहीं खानी है, ये किस डिसीजन कौन करेगा, मस्तिष्क। और मस्तिष्क डिसीजन कैसे करेगा, पहले आप उसको चखोगे, चखोगे तो स्वाद इंद्रियां, स्वाद इंद्रियों से क्या हुआ, टेस्ट कहाँ गया, ब्रेन के पास। ब्रेन ने डिसीजन लिया खानी है या, और कड़वी है तो क्या कर देंगे, रख देंगे, दूसरी तोड़ेंगे, वो नहीं खाएंगे। इसका मतलब इंपॉर्टेंट किसकी है, ब्रेन की, ना कि ककड़ी की, यस और नो। दैट मीन्स उद्दीपक बीच में आ गया, ब्रेन, और फिर आएगी अनुक्रिया। तो रिस्पॉन्ड होगा या नहीं होगा, ये किस पर निर्भर करता है, ब्रेन पर। ब्रेन मतलब संज्ञान। तो व्यवहारवादियों को फेल क्यों होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने मस्तिष्क की भूमिका को नकार दिया। वो केवल किस पे लगे रहे कि जीव को उद्दीपक देंगे तो जीव क्या करेगा, वो उद्दीपक देने की प्रोसेस को भूल गए कि दे कौन रहा है रिस्पॉन्स। उस उद्दीपक को संज्ञान में कौन ले रहा है, संज्ञान में कौन लेगा, ब्रेन। ये नहीं बताया उन्होंने। तो गेस्टाल्टवादी व्यवहारवादी से थोड़े क्या रहे, ऊपर रहे। तो इसके यहां मैं ककड़ी खाऊंगा या नहीं खाऊंगा, ये किस पर निर्भर करता है, मेरे मस्तिष्क पर निर्भर करता है, ना कि अब ककड़ी तो ककड़ी है, यस और नो। वो थोड़ी कहेगी मुझे खाओ, चॉकलेट थोड़ी कहती है मुझे खाओ। चॉकलेट को कौन खाता है, इंसान। इंसान का ब्रेन, ब्रेन कहता है, चॉकलेट देखते ही एक क्रेविंग आती है दिमाग में, अच्छा इसको क्या करें, खाएं, चलो, है ना। लड़कियां लड़कों से ज़्यादा चॉकलेट खाती हैं, है ना, मतलब कितनी मिलती ज़्यादा है, तूने क्यों दी थी, तो फिर तुझे कैसे पता मिलती ज़्यादा है, और इतना खतरनाक ध्यान रखता है। चलो बैठो बेटा, थैंक यू, है ना। तुझे नहीं दी कभी किसी ने, दिए, अटे फिर अकेले ने खाई है, दोनों ने खाई, दोनों मिलके खाई, क्लासरूम में थे या कहीं बाहर थे,
तो फिर वो तरीका तय होगा ना कि चॉकलेट खाई कैसी जाएगी, है ना। ये भी तो फर्क है ना। तो लगता नहीं यार ऐसा, सब ने नैतिक अपराध किए हैं। कोई बात नहीं। तो देखो इसके बीच में क्या आएगा, ब्रेन आएगा। ये व्यवहारवादी की सबसे बड़ी क्या थी, कमजोरी थी कि वो उन्होंने किस चीज को समझा, दिमाग को नहीं समझा। और दिमाग को नहीं समझा तो दिमाग ने इनको नहीं समझा। ठीक है ना भाई, दिमाग को इन्होंने नहीं समझा तो दिमाग ने इनको क्या कर दिया, फेल करार दे दिया कि व्यवहारवाद सिद्धांत ही क्या है, बेकार है। और प्रॉपरली पूरा संज्ञानवाद भी नहीं है गेस्टाल्टवाद, ये एक लिंकिंग डिवाइस है। ये क्या करता है, ब्रेन की इंपॉर्टेंस की तरफ इशारा करता है कि भाई साहब ब्रेन में सूझ जो विकसित होती है ना, वो परिस्थितियों के कारण होती है, आपकी किसके कारण होती है, समग्र आकार के अवलोकन। अब बताओ कितने स्टेप हो गए इसके अंदर, दो। कितने हो गए, दो। एक तो क्या, समग्र आकार में अवलोकन। इस पे बैठ जाओ ना, आराम से, दुखी हो रही हो, इधर बैठ जाओ ना, क्या दिक्कत है देखें। तो आधी आप वो सीट भी इधर है, आधा मामला इधर है, तो थोड़ा ठीक नहीं है ना। दो चीजें हो गई। ये तो एग्जाम्पल डिजाइन किया हुआ मेरा खुद का है, ठीक है, प्यासा कौवा कहानी, ये तो मैंने खुद डिजाइन किया, जनरेट किया इस एग्जाम्पल को। और अब जो कोहलर ने किया था उसको देख लो, उसमें इसमें कुछ अंतर हो तो बताना, ठीक है। ये आपने क्या किया, एक बॉक्स बनाया, एक कमरा है, और इस कमरे में थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया कमरा, है ना, ठीक है। और कमरे की छत से क्या लटका दिए भाई साहब, उसने केले लटका दिए, केले, है ना। और केले, ये केले लटका दिए। और केले भाई साहब ऐसा नहीं है बिल्कुल तैयार हैं, पके हुए हैं ना, ऐसे ठीक नहीं लगता। ओके। और आपने कमरे में क्या रखा, एक बड़ा बॉक्स रखा, ओके, एक क्या रखा, छोटा बॉक्स रखा, और एक क्या रखी, छड़। क्लियर, एक बड़ा बॉक्स और एक क्या रखा, छोटा बॉक्स, और एक क्या रखी आपने, छड़। क्लियर है। और फिर भाई साहब आपने यहां पर सुल्तान को छोड़ दिया। सुल्तान को लगी है भूख, कौवे को लगी है प्यास। क्लियर, सिमिलर है। कौवे ने पानी पीने का प्रयास किया, सुल्तान ने केले खाने का प्रयास किया, दोनों ही क्या रहे, असफल रहे। यस और नो। थक हार कर सुल्तान भी बैठ गया, थक हार कर कौवा भी बैठ गया। कौवे ने अब अपने जो अवलोकन का दायरा है वो क्या किया, बढ़ाया। ऐसे ही सुल्तान ने भी कमरे का बारीकी से क्या किया, निरीक्षण किया। क्या किया, निरीक्षण किया। निरीक्षण किया का मतलब क्या किया, अवलोकन। क्या किया, अवलोकन। तो अचानक से सुल्तान को क्या दिखाई देता है, एक बड़ा बॉक्स और एक छोटा बॉक्स और एक छड़। कौवे ने किया समग्र आकार में अवलोकन, तो क्या दिखाई दिए, कंकड़ पत्थर। क्या दिखाई दिए, कंकड़ पत्थर। क्लियर है। अब कंकड़ पत्थर दिखाई दिए, इधर क्या दिखाई दिए, बॉक्स, छोटा बॉक्स और छड़। अचानक से कौवे के मस्तिष्क में एक विचार आया कि क्यों न कंकड़ पत्थर को मटके में डालूं। अचानक से सुल्तान के मस्तिष्क में विचार आया कि क्यों न मैं बड़े बॉक्स, छोटे बॉक्स और छड़ का उपयोग करते हुए क्या करूं, केले प्राप्त करूं। उपयोग करते हुए केले प्राप्त करूं, इनका उपयोग करते हुए। ये है भाई साहब अंतःसूझ। क्या, अंतःसूझ। और बारीकी से अवलोकन करना, ये है भाई साहब समस्या का समग्रावलोकन। यस सर, नो। सुल्तान ने ऐसा ही किया और केले प्राप्त किए। कौवे ने भी ऐसा ही किया, पानी का स्तर बढ़ा। यहाँ लंबाई बढ़ेगी, यहाँ पानी का स्तर बढ़ेगा,
और उसने केले खा लिए, उसने पानी पी लिया। दोनों सिमिलर है। ये 2016 से 17 में नेट का एग्ज़ाम दिया था। उस नेट के एग्ज़ाम में सवाल पूछा था साइको में कि प्यासा कौवा कहानी किस सिद्धांत पर आधारित है। तो उसमें एक आपका गेस्टाल्ट सिद्धांत था, एक व्यवहारवाद था, है ना, एक खोज उपागम था, एक और नाम था उसमें, है ना। तो तीनों में से तो अब तीनों के डायग्राम ड्रॉ कर लिए तुरंत, और डायग्राम से पता लग गया कि हाँ कौवा क्या कर रहा है, तो वो पता चल गया। तो ये गेस्टाल्टवाद पर आधारित, उस एग्जाम्पल को वहाँ से दिमाग में क्लिक कर दिया गया था कि हाँ ये क्वेश्चन ठीक है। और उसी एग्जाम्पल के रूम पर आकर जब बाद में सॉल्यूशन कर रहा था तो मैंने इसका ड्रॉ किया, और ड्रॉ किया, ये ड्रॉ कर दिया और ये ड्रॉ कर दिया। तो फिर मुझे लगा कि हाँ ये एग्जाम्पल क्या करना चाहिए, कक्षा में पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये दो दो एग्जाम्पल हो जाते हैं तो थोड़ी थ्योरी क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है कि हाँ इसको भी थोड़ा ऐसे भी रख सकते हैं। और फिर थोड़ा सा क्या, सुल्तान बूढ़ा भी हो गया, काफ़ी दिन बहुत सारे लोग पढ़ाते रहते हैं तो बेचारा घिस गया है ना। तो थोड़ा सा कुछ नया चेंज आ जाए तो थोड़ा मॉडर्न, है ना, न्यू हो जाए, तो न्यू क्या हो जाए, कौवे को ले आया, है ना। तो एक यूट्यूब फेसबुक पर 2-3 वीडियो भी हैं कौवे, उसमें बाकायदा बोतल के अंदर कंकड़ पत्थर डाल रहा है। मैं देखा, वो मैं आपको दिखा दूंगा, वो मिल जाएगा मेरे को। तो कंकड़ पत्थर डाल रहा है ना, और फिर वो पानी बढ़ता है, फिर पानी पी के उड़ भी रहा है, पूरा लिविंग वो एक कौवा है। और वो इधर से उठाता है कंकड़ को, उसके अंदर डालता है, और अंदर डाल के फिर क्या करता है, उड़ जाता है। तो याद रखें, समस्या का समाधान तब संभव है जब आपको समस्या को देखने का नजरिया कैसा है। आपके दिमाग में नेगेटिविटी भरी होती है तो आप उस समस्या को पॉजिटिव तरीके से देख ही नहीं सकते। ठीक है। कई बार हम रिश्तों को ऐसे ही मैनेज करते हैं, हम एक बाइस हो जाते हैं, एक ध्रुवीयता का शिकार हो जाते हैं। हम सिर्फ रिश्तों को एक एंगल से देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि जिस इंसान ने ये व्यवहार किया है उसके पीछे का कोई रूट कोज, मूल कारण क्या हो सकता है, ये भी हमें समझना चाहिए। आप गए, आप गुस्से में हैं, और गुस्से में है, सामने वाला आपके गुस्से को देखकर गुस्से में आ गया, इसका मतलब आपकी समस्या बनी रहेगी। आप गुस्से में हैं, आप बड़बड़ाते हुए कुछ कह रहे हो, सामने वाला बिल्कुल चुपचाप क्या है, शांत है। वो ये समझने का प्रयास कर रहा है कि इसके गुस्से का कारण क्या हो सकता है। और जब आपका नॉर्मली गुस्सा शांत हो जाएगा, धीरे से फिर कहेंगे चलो कॉफ़ी पीते हैं, बात खत्म। फिर धीरे से पूछो क्या प्रॉब्लम थी, अब बताओ। तो वो प्रॉपर रीजन भी बता देगा कि ये वजह थी, और उसको फील भी हो जाएगा कि हाँ मैंने गुस्सा गलत किया, समस्या सॉल्व। ठीक है। रिश्तों में समय लीजिए, रिश्तों को समझिए, और रिश्तों को केवल बाह्य दुनिया से नहीं समझना है। कहाँ से समझना है, दिमाग से। उसको पूरी देखो कि वजह क्या है, रिश्ते खराब हो रहे हैं तो उसकी वजह क्या है। तो हो सकता है पता चले कि कमी मेरे में ही है। नहीं समझे। और एक रिसर्च हुआ कि इंडियन फैमिली में रिश्तों के खराब होने का सबसे बड़ा कारण है सब्जी में नमक। हाँ, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। या सब्जी में मसालों का प्रारूप, है ना, या खाना परोसने का तरीका। क्योंकि एक आदमी बाहर से आता थका रहा, उसको क्या चाहिए, एक एक ऐसा ओरिएंटेशन चाहिए तो थोड़ा ठीक ठाक लगे उसको। और उसी दौरान आपने कहा क्या क्या हो गया, तो एक दिन हो जाता है। आपने एक तो ये कहा क्या हो गया, तो एक दिन हो जाता है, और एक दिन ये कहा थोड़ा ध्यान नहीं रहा, कल से ध्यान रखेंगे। दोनों में अंतर है। कल से ध्यान रखेंगे तो उसको एक लगेगा पॉजिटिव चीज लगेगा, और क्या हो गया तो हो जाता है कभी, तो वो चीज़ क्या लगती है, नेगेटिव लग जाती है। तो आपको कौन सी एनर्जी इनपुट करनी है उस स्थिति में, ये डिपेंड करेगा आप पर, अगर आप उन चीज़ों को समझते हैं तो। ठीक है। तो ये दोनों डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं, और फिर मैं, क्योंकि उस वाला लिखवाएंगे नहीं, लिखवाने वाला तो काम किसका है, इसका हो जाएगा। फिर अपन चलेंगे गेस्टाल्ट नियमों पर, सिद्धांत कंप्लीट हो जाएगा, नियमों पे चलेंगे। ओके। अब इन दोनों को बनाओ आराम से। मैडम आप भी बनाओ, है ना, थक गए होंगे आप। क्या कह रहे हो, रात को खाना लेट मिला था क्या, क्या कह रहे हो, चाबी आ गई रूम की, पावलो सिद्धांत पढ़ाया नहीं था।
कोई बात नहीं, आराम से। नीचे कोई आया हुआ है क्या लेने के लिए? नीचे आया है कोई लेने के लिए? इसको आधे को खिसका लो, इधर से निकल जाओ। इस बैग को इधर कर दो थोड़ी देर। इसको खिसका लो। इसको खिसका लो। एक मिनट आप छोड़ो भाई इसको। हाँ, यहाँ से निकल, ऊपर से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हो गया?
अब लिखें कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी को, हो गया अभी तो, कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी को कमरे की छत से, सुल्तान नामक चिंपैंजी को कमरे में रखा, सुल्तान को थोड़ी लटकाएंगे कमरे में रखा तथा कमरे की छत से केले लटकाए, कमरे की छत से केले लटकाए। केले लटकाए सुल्तान ने केले प्राप्त करने का प्रयास किया। सुल्तान ने केले प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन वह असफल रहा। अब सुल्तान कमरे का बारीकी से निरीक्षण करता है। बारीकी से निरीक्षण करता है ओके, और उसे बारीकी से निरीक्षण करता है और उसे कमरे में बड़ा बॉक्स, छोटा बॉक्स, बड़ा बॉक्स, छोटा बॉक्स व एक छड़ दिखाई देती है। कोष्टक में करेंगे समग्रावलोकन। यस, सही है क्या? अरे पहला पार्ट कंप्लीट है क्या? ये समग्र अवलोकन हुआ कि नहीं हुआ, है ना? ठीक है, समग्र अवलोकन या प्रत्यक्षावलोकन। ओके, उसके बाद लिखें अब सुल्तान के मस्तिष्क में अचानक एक सूझ या विचार उत्पन्न होता है। अचानक एक सूझ या क्या विचार उत्पन्न होता है कि क्यों ना छड़ व बॉक्स का उपयोग करते हुए, क्यों न छड़ व किसका बॉक्स का उपयोग करते हुए, बॉक्स का क्या करते हुए उपयोग करते हुए केले प्राप्त किए जाएं, केले प्राप्त किए जाएं। केले प्राप्त किए जाएं। सुल्तान ने ऐसा ही किया। सुल्तान ने ऐसा ही किया और केले प्राप्त किए। और अतः है गेस्टाल्टवादियों का मानना है, गेस्टाल्टवादियों को मानना है
कि समस्या समाधान हेतु जिस समस्या के अतः किसका गेस्टाल्ट वादियों का मानना है कि समस्या समाधान हेतु पहले समग्र अवलोकन आवश्यक है, क्या समग्र अवलोकन क्या है आवश्यक है, और समग्र अवलोकन से उत्पन्न सूझ उत्पन्न क्या सूझ, ठीक है, उत्पन्न सूझ समस्या समाधान हेतु आवश्यक है। क्या है? समस्या समाधान हेतु आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद लिखें, ये तो होगी थ्योरी का सारा कंप्लीट हो गया, आपने नाम पढ़ लिए, किताबें पढ़ ली, सारी हो गई है ना। अब आप इस पे आओ गेस्टाल्ट नियमों पर। किस पे आएंगे? गेस्टाल्ट नियमों पर। और गेस्टाल्ट नियमों में पहला नियम है उत्पत्ति विकास का नियम, द लॉ ऑफ प्रेग्नेंस। उत्पत्ति विकास का नियम, गेस्टाल्ट नियमों की बात कर रहे हैं अब हम। गेस्टाल्ट नियम, और गेस्टाल्ट नियम में पहला नियम है उत्पत्ति विकास का नियम। उत्पत्ति विकास का नियम, विकास का नियम, द लॉ ऑफ प्रेग्नेंस। प्रेग्नेंस शब्द जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी का मतलब होता है उत्पन्न होना। क्या होना? उत्पन्न होना। क्लियर? जर्मन शब्द है प्रेग्नेंस और इसका अर्थ होता है उत्पन्न होना। गेस्टाल्टवादी कहते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है एक मशीन की तरह कार्य करता है। जैसे ही मशीन को हम विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, क्या देते हैं? विद्युत ऊर्जा दी, ठीक है, तो वैसे ही वो मशीन काम करना शुरू कर देती है। यस, ठीक वैसे ही अगर हम मस्तिष्क को कोई परिस्थिति या सिचुएशन देते हैं तो उस परिस्थिति या सिचुएशन को देखकर मस्तिष्क क्या करना शुरू कर देता है? सोचना शुरू कर देता है। जैसे 2 मिनट पहले मैंने लिखा द लॉ ऑफ प्रेग्नेंस, आपके दिमाग में आए थे प्रेग्नेंस शब्द कहां से आ गया? सोचा कि नहीं सोचा? भाई सोचा होगा ना, ये क्या है, ये क्या हो सकता है, ये कहां से आ गया, इससे पहले तो नहीं पढ़ा मैंने, ये अचानक से कहां से आ गया? यस और नो? इसका मतलब जैसे ही आपने, मैंने कोई शब्द दिया आपको या कोई सिचुएशन दिया, कुछ भी दिया है ना, तो तुरंत हम उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ या ना? मस्तिष्क ने सोचना किया शुरू, इसका मतलब मस्तिष्क में किसकी उत्पत्ति हुई? विचार की उत्पत्ति हुई। क्या उत्पत्ति हुई? विचार की उत्पत्ति हुई। थॉट प्रेगनेंसी मतलब विचारों की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। आप थड़ी पे बैठकर चाय पी रहे थे, ठीक है, बाइक साइड में खड़ी है
और अचानक से आपने देखा कि लाल डब्बे या हरे डब्बे वाली बस में एक शीशा खुला हुआ है हल्का सा, और किसी ने यूं किया और यूं करके और हल्का सा कोई मुस्कुरा दिया, हंस गई थोड़ो, है ना, और तुमने देखा, उन्होंने भी आपको देख लिया। अब चाय पीते पीते या तो चाय का टेस्ट बढ़ गया या चाय का टेस्ट खराब हो गया, चाय में टेस्ट ही नहीं रहा। यस और नो? देखो ये विचार आ रहे हैं ना इससे। जैसे हमने सिचुएशन देखी और सिचुएशन देखते ही दिमाग में हजारों विचार आएंगे कि नहीं आएंगे? चाहे जल्दी पीऊँ, गाड़ी स्टार्ट करूँ या वेट करूँ या वापस देखूँ, कल देखता हूँ वापस यही बस आती है या नहीं है, मुझे पीछे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जो भी है। लेकिन विचारों की उत्पत्ति तो हुई कि नहीं हुई? जैसे ही वो बस खड़ी रही, तुम भी वेट कर रहे हो, चाहे तुमने जल्दी से पी और गाड़ी स्टार्ट की, तभी आपने देखा कि साइड में से एक हाथ आता है और उस हाथ, वो हाथ उनको कवर कर लेता है ना, कि आप इधर बैठिए। क्या हुआ बताओ? विचारों की उत्पत्ति बंद हो गई और आपने चाबी को ले ही रहे थे, फिर सोचा थोड़ा चाय और जल्दी पी लीजिए। इसके मतलब सिचुएशन जैसी भी हो, लेकिन ब्रेन सोचता जरूर है। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि विचार अच्छा है या, यही थॉट प्रोसेस है ओसबोर्न ने बताया था। कौन सी विधि में? मस्तिष्क उद्वेलन विधि ने, एलेक्स ओसबोर्न। उसने बताया था इस बात की परवाह मत कीजिए कि आप किसी चीज को देखकर विचार कैसे आ रहे हैं, लेकिन विचारों को आने तो दो। विचार आएंगे तो अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, बुरों को फिल्टर कर दो, अच्छे को रख लो, और अच्छे विचारों में से कोई ना कोई विचार समस्या का कहीं ना कहीं से क्या लेके आ जाएगा? समाधान लेकर ही आ जाएगा। आप समझ में बात है? तो हमेशा मस्तिष्क थोड़ा और उधर बैठ जाए, भाई इधर मुंह कर ले, मैं तो बाद में पढ़ा दूंगा तेरे को। नहीं, इतना एंगल रहता था तो ठीक था, एंगल बदल गया थोड़ा सा ना, सोचने लग गया तू भी ना। हाँ, नहीं मुझे लेकर नहीं कुछ सोचना है, आई एम टोटली फुल्ली रिजर्व्ड पर्सन, ठीक है। ठीक है, तो विचार उत्पन्न हुए कि नहीं हुए? और इन विचारों में से कोई ना कोई ऐसा विचार पक्का होगा जो आपकी समस्या का क्या करेगा? समाधान। समस्या समाधान के लिए विचारों की उत्पत्ति होना, और ये जो विचार उत्पन्न हुए ना, इन्हीं में से कोई ना कोई एक विचार है, क्या होगा? सूझ। ये सूझ ही तो है, विचार है, और सूझ समस्या का क्या लेके आएगी? समाधान। इसलिए पहला नियम क्या है भाई साहब समस्या समाधान के लिए? उत्पत्ति विकास का नियम। विचारों की उत्पत्ति होना क्या है? जरूरी है। ठीक है, तो गेस्टाल्टवादी पहला ही लॉ क्या कहते हैं कि समस्या समाधान के लिए, सूझ के निर्माण के लिए कम से कम विचार तो उत्पन्न हो, और विचार उत्पन्न तब होंगे जब आप समस्या का समग्र अवलोकन करेंगे, उसको बड़े आकार में क्या करेंगे? सोचेंगे। क्लियर? दूसरा फिर आता है, दूसरा नियम आता है फिगर ग्राउंड थ्योरी। क्या आता है? फिगर ग्राउंड थ्योरी, आकृति पृष्ठ का सिद्धांत या आकृति पृष्ठ का नियम। आकृति पृष्ठ का नियम, फिगर ग्राउंड थ्योरी। और फिगर ग्राउंड थ्योरी के अंतर्गत आप अगर ध्यान से देखें, ये ये ए है और ये क्या है? बी है। मैंने इसमें ये लिखा, ठीक है, ये लो, आपको दिख रहा है ना ये मैंने क्या लिखा है? लेकिन मैंने इसमें भी यही लिखा, वो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है।
मीनिंग समझ में आया? कुछ नहीं आया? अभी देखे, मैंने जब नीचे का पृष्ठ व्हाइट रखा और उस पर आकृति रेड कलर की बनाई, तो पृष्ठ और आकृति अलग अलग होने से दिमाग उसमें अंतर कर पाता है कि नहीं कर पाता? यस और नो? तो ए वाले ऑप्शन में दिमाग ने दोनों के बीच क्या कर लिया? अंतर कर लिया, क्योंकि पृष्ठ अलग था, आकृति अलग थी। नीचे का ग्राउंड अलग, उस पर फिगर बनी जो, वो क्या है? अलग है। यस और नो? जैसे ही मैंने आकृति और पृष्ठ समान किया, क्या दिमाग उनमें अंतर कर पाता है? नहीं कर पाता। गेस्टाल्टवादी भी यही कहते हैं कि जब आकृति और पृष्ठ समान हो तो मस्तिष्क उनमें अंतर नहीं कर पाता है, लेकिन आकृति व पृष्ठ अलग अलग हो तो मस्तिष्क अंतर नहीं कर पाता। यही कारण है कि बर्फीले क्षेत्रों में सैनिकों की यूनिफॉर्म का कलर व्हाइट होता है। दिमाग लगाओ। अब समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से। आया कि नहीं आया? क्योंकि पृष्ठ कैसा हो गया? व्हाइट, और यूनिफॉर्म का कलर भी कैसा? व्हाइट। तो क्या दुश्मन देश का सिपाही आसानी से पहचान पाएगा क्या? इसको कैमोफ्लेज कहते हैं, छद्म रूपण। केमिस्ट्री में भी आता है ये, फिजिक्स में आता है, बायोलॉजी में आता है, और ये साइको में भी आता है। एक्चुअली ये साइकोलॉजी ने ही दिया है ये शब्द वहां पर। हमारे ब्रेन का एक फेलियर है। उठा लो, क्या शर्माना है इसमें? इसको दूर रखो, फिर वरना फिर पैर लगेगा। इधर रख दो ना कोने पर। इतनी बड़ी टांग है नहीं तुम्हारी। समझिए बात को। फिगर और ग्राउंड दोनों क्या है? सेम है। तो दुश्मन देश का सिपाही उसको समझ पाएगा क्या? नहीं पाएगा। यही वजह है कि जितने भी बॉर्डर सिक्योरिटी एरियाज होते हैं, बीएसएफ के एरियाज होते हैं, तो रेगिस्तान के अंदर सारे जो सिपाही होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, उनकी यूनिफॉर्म का कलर मटमेला होता है, कैमल कलर का होता है। कैमल को, ऊंट को प्रकृति ने खुद कैमोफ्लेज दिया है। जैसा रेगिस्तान का कलर वैसा ही ऊंट का कलर। अब रेगिस्तान में ऊंट को पहचान ही नहीं सकता, तो उसका शिकार आसानी से नहीं हो सकता। गिरगिट जैसा होता है वैसा ही रंग बदल लेता है, पहचान में नहीं आएगा। बाजरे के ऊपर, ज्वार के ऊपर चलने वाला कीड़ा हरे रंग का होता है, मटर के अंदर कीड़ा रंग हरे रंग का होता है। प्रकृति ने उनको प्रोटेक्शन दिया है, कैमोफ्लेज, छद्म रूपण। जैसा देश वैसा भेष। और छद्म रूपण को दिमाग नहीं समझ पाता है। दिमाग का फेलियर है कि दिमाग दोनों में क्या नहीं कर पाता है? अंतर नहीं कर पाता। कोई बात नहीं, तो दिमाग ने अपने ही फेलियर को ढूंढ लिया। अच्छा, मैं इसमें अंतर नहीं कर पा रहा हूं, कोई बात नहीं, इसका उपयोग करो। अगर मैं इसमें अंतर नहीं ढूंढ पा रहा हूं तो पाकिस्तानी भी अंतर नहीं ढूंढ पाएगा। चलो ठीक है, सैनिकों की यूनिफॉर्म का कलर व्हाइट कर दो। बॉर्डर एरियाज पे क्या कर दो, जैसा अब छत्तीसगढ़ में जाओगे तो आपको जो बीएसएफ की ड्रेस यहाँ है वैसी नहीं मिलेगी। छत्तीसगढ़ में ड्रेस कैसी मिलेगी? भैया ने पहन रखी टी शर्ट वैसी मिलेगी। खड़े होना भैया एक बार। ऐसी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि पतझड़ी वन है, ये थोड़ा सा और वो है। एक आता है हल्का पीला, गहरी ग्रीन और थोड़ा सा नीला सा, ऐसा होता है। तो जैसे पतझड़ का, पेड़ों का पतझड़ होता है, बैठ जाओ भैया, जैसे पतझड़ होता है ना, और उससे जैसे एनवायरमेंट, वैसा ही क्या होता है, सैनिकों की यूनिफॉर्म का कलर बना देते हैं। तो वो सैनिक ऐसे छुप जाते पता ही नहीं चलता है। स्नाइपर्स मूवी देखो आप, है ना, वाइट, हाँ वाइट टाइगर देखो, ओके, उसमें बर्फ के स्नाइपर्स को दिखाया गया। भाई साहब पता तक नहीं चलता, चाय के लिए बोलना यार उसको, पता तक नहीं चलता कि कौन कहाँ छुपा। स्नाइपर मूवी देखो हॉलीवुड की, आपको ये लगेगा कि आदमी कहाँ है, गोली चली आदमी नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि कैमोफ्लेज है। जैसा वो वैसे जिस क्षेत्र में है ना, सेम टू सेम वैसे अपनी यूनिफॉर्म को हर चीज में बदल लेता है। पकड़ में नहीं आता यूनिफॉर्म कहाँ से आया है, गोली पहचान नहीं पाते हैं लोग। ये है आकृति पृष्ठ का नियम। सूखे घास के, ऐसे सवाल पूछने लग गया हो, सूखे घास के मैदानों में शेर आसानी से शिकार कर लेता है। क्यों? क्योंकि सूखे घास के मैदानों का कलर, मतलब घास का कलर और शेर के बालों का कलर दोनों ही गोल्डन ब्राउन होते हैं। तो शेर घास में खड़ा रहता है, किसी को दूर से दिखता ही नहीं है। और भाई गाय भैंस है या है ना, जो भी है वो सारे ब्लैक कलर के हैं,
और वो आराम से दूर से चमकेंगे कि नहीं चमकेंगे? क्यों? क्योंकि कलर दोनों क्या हो गए, अलग हो गए, और वो आसानी से वो शेर के नज़दीक आ जाएंगे। शेर चुपचाप यूँ ऐसे है, आजा भैया, है ना, वेट कर रहा हूँ, और फिर वो झपट्टा मार के मार लेता जानवर को। समझ में आया? साइकोलॉजी का लेवल देखो कहाँ से कहाँ तक चला गया, कैसे कंसेप्ट आने लगे हैं। और वो ये मैंने जो शेर का कलर और ये बताया ना, ये दोनों एग्जांपल सी टेट में पूछ चुका है, वो बिहार टीयर 3 में भी पूछ चुका है। तो ये ध्यान रखें, आकृति और प्रश्न दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं। मुझे भी देख लो यार कभी तो, मुझे भी देख लो, इतना बुरा नहीं दिखता हूँ। हाँ, इधर देखो। ओके, शेर के, सॉरी, आकृति और क्या प्रश्न दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। पहचान पा रहे हो कि नहीं पहचान पा रहे हो? मैंने सेम वही वर्ड लिखा है, ये लो, ये लिखा ना, लेकिन क्या पहचान पाए? क्योंकि यहां आकृति और प्रश्न दोनों क्या कर दिए, समान कर दिए। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा वो ध्यान दो। ये 2 लिखो, फिर 4 हैं टोटल, 2 को करो पहले। लिखो आकृति पृष्ठ का नियम। पहला कौन सा है? उत्पत्ति विकास का अनियम। लिखें द लॉ ऑफ प्रेग्नेंस, द लॉ ऑफ प्रेग्नेंस। लिखें प्रेग्नेंस शब्द जर्मन भाषा का शब्द है। प्रेग्नेंस शब्द कौन सी भाषा का है? क्या हुआ मैडम जी? प्रेग्नेंस शब्द जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है प्रेगनेंसी या उत्पन्न होना, जिसका अर्थ है प्रेगनेंसी या उत्पन्न होना, प्रेगनेंसी या उत्पन्न होना। प्रेगनेंसी या उत्पन्न होना। लिखें हमारा मस्तिष्क एक मशीन की तरह कार्य करता है। हमारा मस्तिष्क एक मशीन की तरह कार्य करता है। मशीन की तरह क्या करता है? कार्य करता है। जिस प्रकार एक मशीन को, जिस प्रकार एक मशीन को विद्युत ऊर्जा दी जाती है, जिस प्रकार एक मशीन को विद्युत ऊर्जा दी जाती है तो वह कार्य करना शुरू कर देती है। तो वह क्या कर देती है? कार्य करना शुरू कर देती है। ठीक वैसे ही, ठीक वैसे ही मस्तिष्क को कोई विषय वस्तु दिखाई जाती है, मस्तिष्क को कोई विषय वस्तु दिखाई जाती है, कोई विषय वस्तु दिखाई जाती है, तो मस्तिष्क उसके संबंधों में, तो मस्तिष्क उसके संबंधों में, उसके संबंध में नहीं, उसके संबंध में विचार उत्पन्न करना शुरू कर देता है। विचार उत्पन्न करना शुरू कर देता है। इसे ही विचार उत्पन्न करना शुरू कर देता है। इसे ही उत्पत्ति विकास नियम कहते हैं। इसे ही उत्पत्ति विकास नियम कहते हैं। समस्या समाधान हेतु, समस्या समाधान हेतु
उत्पत्ति विकास सिद्धांत की आवश्यकता होती है। उत्पत्ति विकास सिद्धांत की आवश्यकता होती है। उत्पत्ति विकास सिद्धांत की क्या होती है? आवश्यकता होती है। सिद्धांत की आवश्यकता होती है। ये हो गया, उत्पत्ति विकास सिद्धांत की आवश्यकता होती है। नंबर 2 लिखो, आकृति पृष्ठ का नियम। आकृति पृष्ठ का नियम, आकृति पृष्ठ का नियम डायग्राम बनाओ। हाँ भाई लिखो, उत्पत्ति आकृति पृष्ठ का नियम। देखिए, हमारा मस्तिष्क आकृति और पृष्ठ समान होने पर, हमारा मस्तिष्क आकृति एवं पृष्ठ समान होने पर उनमें अंतर नहीं कर पाता, उनमें अंतर नहीं कर पाता, अंतर नहीं कर पाता। लेकिन आकृति और पृष्ठ दोनों आकृति और पृष्ठ दोनों अलग अलग हैं। दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। तो मस्तिष्क उनमें आसानी से अंतर कर पाता है। मस्तिष्क के इस गुण को छद्म रूपण लिख लो, कैमोफ्लेज कहते हैं इंग्लिश में, कैमोफ्लेज है ना, छद्म रूपण कहा जाता है। ओके, सूखे घास के मैदानों में, एग्जाम्पल लिखो,
सूखे घास के मैदानों में सूखी घास के मैदानों में शेर आसानी से शिकार कर लेता है। शेर आसानी से क्या कर लेता है? शिकार कर लेता है। शेर आसानी से शिकार कर लेता है। बर्फीले क्षेत्रों में सैनिकों की यूनिफॉर्म का कलर सफेद होता है। सफेद होता है। अतः आकृति व पृष्ठ समान होने से दुश्मन देश का सिपाही आसानी से नहीं पहचान पाता। ठीक है। ये तीसरा नियम लिखो, समानता का नियम, लॉ ऑफ सिमिलरिटी। नंबर 3 है समानता का नियम। देखो, इसमें आपको ये बताना है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। बताओ, क्या दे रहा है? वी दिखाई दे रहा है। सबको वी दिखाई दे रहा है। किसी भी कंडीशन से इस जो भी डायग्राम हो उसमें कहीं वी है ही नहीं। बट हमारे मस्तिष्क ने किया क्या है कि जो जो चीज समान है आकृति के रूप में, उनको क्या कर दिया? समग्र कर दिया, जोड़ दिया है। ये ब्रेन का प्रोसेस है। मैंने तो नहीं बताया आपको इससे पहले कि ये क्या है, नहीं बताया था ना। सब ने क्या कहा, जबकि इसमें बहुत सारे प्लस भी हैं, उन पे आपने फोकस ही नहीं किया। हमने उस आकृति समूह में सिर्फ उन चीजों को देखा जो समान हैं। यस और नो? और उन चीजों को समान के साथ साथ क्या कर दिया? जोड़ भी दिया। आपने कहा ये वी है, जबकि वी कभी ऐसा होता ही नहीं है। वी डॉट डॉट थोड़ी होता है। वी तो क्या होता है? ऐसे होता है भाई साहब, इनको जोड़ोगे तब, है ना। ये वी है कंप्लीट। नहीं समझे? वी तो यूं होता है, जुड़ा हुआ होता है। मस्तिष्क ने एक काम और कर दिया।
इन दो समान आकृतियों के बीच का जो गैप था ना, उसको खुद भर दिया। इसीलिए जब मस्तिष्क समस्या समाधान पर काम करता है ना, तो दो समान जो सूचनाएं होती हैं उनके बीच के जो अंतर है, उनको मस्तिष्क खुद क्या कर देता है, अपने आप अंतर को फिल कर देता है। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क पहले नियम पर भी काम कर रहा है। किस पर? उत्पत्ति विकास पर। तो मस्तिष्क के पास बहुत सारे विचार होते हैं और उन विचारों को उसके बीच में क्या कर देता है, जोड़ देता है। जैसे अभी आपने वी को बनाने के समय जोड़ दिया, आपने सीधा देखा, अच्छा ये वी की तरह दिखाई दे रहा है, ये वी है, जबकि दिखाई दे रहा है वी है नहीं, बट ब्रेन ने इसको क्या समझा, वी समझा। इसीलिए जब बहुत सारी सूचनाओं का समूह हमारे सामने रखा होता है ना, तो मस्तिष्क समान समान सूचनाओं को क्या कर लेता है, जोड़ देता है, अलग करके उनको क्या कर देता है, जोड़ देता है। तो इसका मतलब हमारा मस्तिष्क समान आकृति समूह के लिए एकीकृत बोध, बोध का मतलब होता है समझ, ज्ञान और बोध में बहुत बड़ा अंतर है। ज्ञान बहुत सारे लोगों को होता है, बोध बहुत कम लोगों को होता है। क्लियर? किस बात को कितनी समझदारी के साथ कब कहां कैसे बोलना है, ये अगर किसी को नॉलेज है तो वो है समझ या बोध। एग्जाम्पल बताऊं आपको, हमेशा याद रहेगा। एक फैमिली ने अपनी लड़की की शादी शहर में कर दी। गांव वालों ने ऐतराज किया कि बोले भाई नहीं, आना जाना तेरा यहाँ रहता है तो तेरे को शादी क्या करनी चाहिए थी, गांव में करनी चाहिए थी। तो उस व्यक्ति ने सोचा लड़के की शादी कहाँ करूंगा मैं, गांव में। तो लड़के की शादी की बारी आई तो उन्होंने क्या किया, भाई तामझाम उठा के गांव आ गए, अपने घर पर सफाई वफाई की रह के, और भाई शादी यहीं से करेंगे। गांव वाले भी खुश हैं, बढ़िया बात है। अब लड़का सेमी मॉडर्न टाइप का था, थोड़ा सा, न तो पूरा मॉडर्न था, न वो भी वो होता ना कि हाँ पहली लाइन अंग्रेजी फिर हिंदी पे आना, ठीक है, सेमी मॉडर्न बोल दिया ना मैंने। हाँ, लड़के के साथ लड़के कुछ दोस्त भी आ गए, और शाम को भाई साहब वो बरमूडा पहन के, नेकर वगैरह पहन के, और वो शैडो बनियान में घूमने निकल दिए जैसे शहर में निकलते हैं गाड़ी ले, बाइक लेके। गांव वाले बाहर, उनको बुरा लगा। एक बुजुर्ग ने कह दिया, ओए क्या है ये, वापस जा। बोले कैसे? गांव है ये समाज बसता है, या मान्यताएं हैं, कुछ कस्टम्स हैं, रिवाज हैं, बड़े बुजुर्गों की इज्जत की जाती है ना, कुछ भी नहीं चलेगा, जा पूरे कपड़े पहन के आ और फिर घूमना। बेइज्जती कर दी, साथ में उसके दोस्तों को बिठाया। फिर बुजुर्ग सल्टाते हैं तो फाइल पूरी सल्टाते हैं, अधूरी नहीं रखते। तो साथ में बोले देखिए तेरे साथ ऐसे ही क्या, पढ़े लिखे हो यार तुम तो। अब बेइज्जती भी इतने शानदार साधारण शब्दों में करते हैं कि अगले को लग भी रहा है कि बेइज्जती की जा रही है, पर वो बुरा नहीं मान सकता। पढ़ा लिखा लग रहा है यार तुम, ऐसा तो मैं नहीं मान सकता। उनका लड़का वो तो बहुत समझदार आदमी है, तू तो बस इतना ही, चुप। बेचारे वापस चले गए। अब शादी का घर है तो प्रोग्राम तो होते रहते हैं। तो शाम के 8 बजे के बाद वाला प्रोग्राम चल रहा है, लड़के के दोस्त और वो लड़का खुद बैठा है, चौबारा होता है ना ऊपर, माड़ियो, उसमें बैठे हैं। अब वो दिन वाली बेइज्जती क्या हो गई, याद आ गई कि यार आज तो डैन ने बुरा किया अपने साथ, मतलब बेइज्जती सारों की कर दी। तो एक राउंड पूरा हुआ तो एक थोड़ा बहक गया, यार तुम हमारी बेइज्जती करवाने लेके आया क्या यहाँ पर, तुम कहे की शादी करेगा, तुम शादी कैंसिल। दूसरा थोड़ा सेंसिटिव, नहीं बोले शादी तो कैंसिल नहीं हो सकती, बट अपने को थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, कपड़े पूरे पहन के जाने चाहिए थे। तीसरे राउंड के बाद सारे बहक गए। बोला अब की बार जब शादी होगी अपनी, तो किसी भी बुजुर्ग आदमी को बारात में नहीं लेके जाएंगे। डन, बोला डन, फैसला हो गया। फैसले पर कायम है। तो लड़के ने सुबह उठ के फैसला सुनाया, पिताजी बुजुर्गों को नहीं ले चलेंगे, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं यार ले चलेंगे। बोलो नहीं, अगर आप ऐसा करोगे तो मैं शादी नहीं करने जाऊंगा, मेरा लास्ट फैसला, मेरी बेइज्जती कर दी। भाई पिताजी की नहीं चली क्योंकि 1-2 दिन बचे थे, अब क्या करे। अब बारात चढ़ी तो बारात के साथ में अब बुजुर्ग
अपना ये बांध के साफा वाफा तैयार है, खड़े थे। बोले कहाँ जा रहे हो? कोई नहीं लेके जा रहा मैं, खड़े रहो यहीं पे। बुजुर्ग समझ गए कि यार कोई बोल नहीं रहा है कि बाबा साहब चलो, दादाजी चलो, क्योंकि उनको तो वो बोलने के बाद ही चलेंगे, नहीं बोले तो नहीं खिसकेंगे, सवाल ही पैदा नहीं है। वहीं बैठे बैठे यार रामलाल आपनी तो कोई पूछ ही कौन नहीं। बोले कहा, बोले तन पूछो, बोले तन भी कौन पूछो, बोले ठीक है दोनों एक सा ही होगा। बोले ठीक है, बोले हो गया मामला। तो एक बुजुर्ग ने कहा अरे ले चलो हम काम आते हैं, कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएंगे, तो पढ़े लिखे हैं सब। बोले कोई जरूरत नहीं है, चलो। चले गई, खूब नाचा कूदी की। जब लड़की के द्वार पहुंचे तोड़ मारने के लिए, तो भाई साहब लड़की के घर वालों ने देखा कि कोई भी बुजुर्ग नेतृत्व है वहाँ नहीं है। तो उनको थोड़ा बुरा लगा कि बुजुर्ग तो शान होते हैं शादी ब्याह की, उनके बिना क्या है। देखो बुजुर्ग करते कुछ नहीं है, लेकिन बैठे बैठे ब्याह करवा देते हैं। वो पता नहीं कौन सी नजरों से देखते हैं, यार थारा भाई बड्डी होगी, मारा भी पोतो बड्डो हो रहा है, क्यों ना अपन थोड़ा सोचा। बोले हाँ सोच ले। बोले ठीक है, ओले रिपियो परिस्तो पक्को। लड़के और लड़की को पता ही नहीं है, इधर ब्याह मान दिया। खतरनाक होते हैं बुजुर्गों से, ये मामला बड़ा खतरनाक होता है उनका, कब कहाँ किसकी क्या सेटिंग बैठा दे। बुजुर्ग आदमी सबसे बड़े सेटर होते हैं, ध्यान रखना, तुरंत सेटिंग बैठा देते हैं, है ना। तो बोले यार हम काम आते हैं ले चलो, तो वहां नहीं था। तो लड़की वालों को शक हुआ कि यार ये तो गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा भाई लड़की नहीं देंगे हम आपको। तो क्यों नहीं दोगे? तो तुम्हारे पास समझदारी नहीं है, देखना बातें करने का तरीका। बोले कैसी नहीं समझदारी है? बोले इतने पढ़े लिखे लोग हैं, समझदारी की कहा क्या करोगे तुम तो सवाल पूछो हम जवाब देंगे। बोले कैसे, कितने पढ़े लिखो? बोले देख इसने आईएएस की तैयारी कर रखी है, सेलेक्ट नहीं हुआ अलग बात है, इसने आरएएस की तैयारी कर रखी है। और बोलो ये जो देख रहे हो ना, ये जो पास खड़ा है दूल्हे के पास, इसने 3 बार रीट का पेपर दे रखा है, इससे बड़ा समझदार कोई नहीं हो सकता। ठीक है, 3 बार रीट दे रहे, बोले इससे समझदार कौन होगा? बोले अच्छा। बोले हाँ। तो एक भाई साहब मतलब एक्स्ट्रा वैलिडिटी में जी रहा है, एक बुजुर्ग आता है हिलते हिलते हिलते। मतलब वायडा बात तो थारी ठीक है, पर बोले एक बात बताओ, थे तो है ना माटी की जेवड़ी बांटो। समझ आई बात है? धीरे से सवाल सरका दिया, मिट्टी की जेवड़ी बांटो। अब सारों के दिमाग के सॉफ्टवेयर हिल गए, मिट्टी की जेवड़ी क्या होती है? तो किसी ने कहा रस्सी को जेवड़ी बोलते हैं, है ना, मिट्टी की रस्सी बनाओ ये वो। अब सारों के हो गया उकचुक, सारा एक ही सवाल तो उसी में फुस। तो वो उसको कहता है, वो उसको कहता है, तू जवाब दे, तो तुमने आईएएस की तैयारी की, तुमने देखा ही हो ये सवाल, बता। कोई नहीं है। अब वो जो लड़का दूल्हा था घोड़ी पे बैठा था, वो समझ गया कि सड़ों ने ये काम खराब कर दिया, अब ये पक्का नहीं देंगे, एक सवाल का जवाब है। तो बोला देखो कोई बुजुर्ग आया वो बता सकते हैं। अब बुजुर्ग को ढूंढा तो बुजुर्ग नहीं आए, होगी समस्या। और ज्यादा ढूंढा तो एक सेमी बुजुर्ग है ना, जो जवान भी है और बुजुर्ग की श्रेणी में भी है ना। तो भाई साहब वो ढूंढा तो वो मिल गया। वो मिल गया तो बोले बोले काका। बोलो हाँ। बोलो काका। बोलो हाँ बोल। बोलो थारी जरूरत है? बोलो मेरी जरूरत है? बोले हाँ। बोलो के काको काको लगा रहा है, कोई काको जी का नाटक करे जरूरत है, काको जी का? बोले काको जी थारी जरूरत है? बोले हाँ। अब का है ना लाइन पर? अब बोलो बोलो के काम है? बोलो थाने बीजा बुलावा है। बोलो बीजा बोला। बोलो पहले साफो लिया मेरो पग, साफा ले गया। तो भाई साहब टाइट साफा बंधवाया और बोलो दे, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए दे थोड़ी सी। तो एक पटियाला बनाया और नीट टिका गया काका। अब बोलो अब चलो, बोले क्या करना है? वहां गए और वहां जाने के बाद बोला हाँ साहब फरमाओ क्या आदेश है? राम राम साहब, राम राम, क्या बताओ क्या आदेश है? बोलो मिट्टी की जेवड़ी बांटो। बोलो बांट देंगे। बोले बांट दोगे? बोले पक्का। बोले मेहमान किसके हम आप? बोला हमारे। सामान कौन देगा? मिट्टी की जेवड़ी बांटने में सामान कौन देगा? बोला हम देंगे। समझ गए बुजुर्ग कि हाँ जवाब सही है। ना तो मिट्टी की पूंजड़ी होती है, ना ही मिट्टी की जेवड़ी होती है, इसी को बोध कहते हैं। समझ। नॉलेज किसी को भी हो सकता है,
लेकिन ये जो समझ थी ना वो हर किसी के पास नहीं होती, क्योंकि ना तो मिट्टी की रस्सी बट ही नहीं सकती। क्यों नहीं बट सकती? कारण है उसका, क्योंकि मिट्टी की पूंजड़ी, पूंजड़ी का मतलब जानते हो? मिट्टी पूंजड़ी सब नहीं जानते। दो जस्ट रस्सी को बांटने के लिए जो वो होते हैं ना धागे, रेशे, उन रेशों का जो समूह होता है उसको पूंजड़ी कहते हैं। फिर उसको हल्का सा पानी लगा के और फिर बल दिया जाता है, फिर रस्सी बनती है। गांव से हो ना आप? तो शहर से हो? कहाँ से? कोटा से। राणावत हो क्या? अच्छा, मतलब याद रखिए आप, ये वाला प्रोसेस है ना, इससे वो अब मिट्टी की पूंजड़ी नहीं होती है, मतलब वो जो होते हैं ना पांत भी बोलते हैं उनको ना, वो नहीं है। अब वो नहीं है तो रस्सी भी नहीं बन सकती। जवाब ये था कि आपको समझदारी नहीं है कि कब परिस्थिति में कैसा ज्ञान काम में लेना। इसको कहते हैं समझ, सेंस, बोध। क्लियर है? तो ना तो मिट्टी की जेवड़ी होती है, ना ही मिट्टी की पूंजड़ी होती है, ना ही मिट्टी की जेवड़ी होती है। तब जाके छोरे का ब्याह हुआ। तो छोरे ने उतर के काका को नमस्कार किया, बोलो काका काम पटा दियो, नहीं तो मेरे तो काम गड़बड़ हो गो, मुश्किल बार पड़ी है ना। ठीक है, तो याद रखिए बुजुर्ग बहुत अलग चीज होते हैं, उनको समझना इतना आसान होता नहीं है। उनके नेतृत्व को स्वीकार कीजिए, वो काम निकाल देंगे आपका। तो देते हो कोई बूढ़ बाबा का कोई धोख देता रहा करो, कोई ना कोई काम तुम्हारी भी सेटिंग कर ही देंगे कहीं ना कहीं। हाँ हाँ। तो हमारा मस्तिष्क क्या करता है? समान आकृति समूह के लिए, किसके लिए? समान आकृति समूह के लिए एकीकृत, क्या करता है? एकीकृत, एकीकृत बोध उत्पन्न करता है। एकीकृत का मतलब क्या होता है? समग्र, एक जगह कर देना, है ना। इसको एकीकृत कर दिया कि नहीं कर दिया? एकीकृत बोध, बोध का मतलब क्या है? समझ। बोध का मतलब क्या है? यही तो समझाया अभी मैंने, है ना। एकीकृत बोध उत्पन्न करता है ना। इसी को हम क्या कहते हैं? समानता का नियम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद एक आता है आपका समीपता का नियम। क्या आता है? समीपता का नियम। और समीपता के नियम की बात करें तो ध्यान दें, इसमें कितने रेखाखंड हैं? कितने रेखाखंड दिखाई दे रहे हैं आपको? 3, है ना। और वो 3 आपने क्या किया? आपने हॉरिजॉन्टल सोचा है। आपने कभी ये नहीं सोचा कि ये भी तो रेखाखंड हो सकते हैं, ये नहीं सोचा। बट आपके दिमाग ने क्या सोचा है? हॉरिजॉन्टल। क्यों? क्योंकि आपने इसलिए सोचा कि ये और ये दोनों आपस में क्या है? ज्यादा समीप है, एक जैसे हैं। तो पहले समानता के नियम को लागू किया आपने, समान समान को एक कर दिया, तो आपने इसको एक रेखाखंड मान लिया, इसको एक रेखाखंड, और इसको क्या मान लिया? एक। जबकि ये तो यूं भी तो बन सकते हैं, ये सर नो, पर आपने यूं सोचा। इसका मतलब हमारा मस्तिष्क समीप आकृतियों को समानता के रूप में लेता है और उनको जोड़कर देखता है। अब समझा एक बात? इसको क्या कहते हैं? समीपता का नियम। कैसे? हम बस से जा रहे हैं, किसी मिडवे पे रुके, और मिडवे के ऊपर बाहर लड़ियां लगी होती हैं लाइट की, ये सर नो। और लड़ियों के बीच का जो बल्ब होते हैं, उनके बल्ब के बीच में क्या होता है? अंतर होता है कि नहीं होता है? लेकिन जब हम दूर से देखते हैं तो क्या हम उस अंतर को देखते हैं या सिर्फ लाइट के कलर को देखते हैं? और अलग अलग लाइटों में कलर होते हैं, तो हम क्या करते हैं? बीच में जो हरा रंग आया है उसको हटा कर दूसरा उस आकृति को वैसे देखते हैं, समीपता के आधार पर। समान समीपता दोनों साथ काम करते हैं, याद रखना। ये आपस में क्या है? समान भी है, तो इस गैप को आपने क्या कर दिया? हटा दिया कि नहीं कर दिया? खुद फिल कर दिया, और उसको क्या कर दिया? जोड़कर एक लाइन देखा नीचे वाले। और नंबर 2, कोई भी रेखाखंड था ही नहीं, लाइन थोड़ी थी ये। लाइन तो यूं होती, अगर ऐसा होता तो यूं होना चाहिए था, जबकि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। भाई ऐसा कुछ था क्या? नहीं था। लेकिन मस्तिष्क ने क्या कर दिया? समान आकृतियों को और समीप के साथ क्या कर दिया? एक साथ जोड़ दिया। मस्तिष्क ऐसे ही काम करता है, जब समस्या समाधान कर रहा होता है ना, तो वो क्या करता है? समीप समीप आकृतियों को, जो नजदीक नजदीक उन सूचनाओं को एक जगह कर देता है, और इसको क्या कर दिया? एक जगह कर दिया, इसको क्या कर दिया? अलग कर दिया। जबकि आप ऐसा भी सोच सकते थे, आप वर्टिकल भी सोच सकते थे। ये 3 रेखाखंड, टोटल कहोगे 11 रेखाखंड है।
बट हमारे दिमाग ने किसकी तरह काम किया, जो ज्यादा समीप है ना, जो ज्यादा समीप है उसको क्या कर दिया, जोड़ दिया, और जो अलग अलग है उसको लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी है ना, समीपता का नियम। क्लियर। उसके बाद एक आता है आपका समरूपता का नियम। क्या आता है, समरूपता का नियम, आइसोमॉर्फिज्म, समरूपता का नियम। अब आप ध्यान से देखेंगे, क्लियर, 1 2 3 4 5 6 ये आकृतियां हैं। 1 2 के बराबर नहीं है, 2 3 के बराबर नहीं है, 3 4 के बराबर नहीं है, 4 5 के बराबर नहीं है, 5 फिर भी इनमें समरूपता है। ध्यान से देखो, रूप समान ढूंढना है, आकृतियों को रूप के आधार पर समानता के साथ देखना है, समीपता के नियम को भी काम में लेना है। अब तुम्हारे दिमाग में जो अब विचार आ रहा है, तुम क्या कर रहे हो, ये देखो, तुम ऐसे कर रहे हो, यस, या फिर क्या कर रहे हो, ऐसे। अगर ऐसा करोगे तो तुम समरूपता के साथ तो देख रहे हो, बट आप समीपता के नियम का पालन नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर ये है तो इसके समीप ये है, ना कि ये है। कोशिश करो, रूप समान है, कोशिश करो थोड़ा दिमाग में विचारों को लगातार उत्पन्न करो। पहले नियम का उपयोग करो, फिर समीपता वाले नियम का उपयोग करो, ये समीप भी होना चाहिए। और कोशिश करते करते अगर आप कोशिश करोगे, समान है। 1 2 को कमांड देखो, 3 4 को कमांड देखो, और 5 6 को कमांड देखो। अब देखो, देखें, दिखा, अरे ये इसके समान है, ये इसके आपस में समरूपता आई कि नहीं आई। अगर थोड़ी सी और कोशिश करते हैं, थोड़ी देर बाद आप भी पहुंच जाते, पक्का विश्वास था पहुंच जाते, क्योंकि तुम और दिमाग लगाते, और दिमाग लगाते तो कोई ना किसी अचानक से सूझ, अरे इसको क्या करते हैं, इनको 2 को 1 करके देखते हैं। तो आपने दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, और जोड़ दिया तो ये वाली आकृति इस आकृति के क्या है, समान है। मतलब दिमाग अगर कोशिश करता और खूब सारे विचार बना लेते, तो आप क्या करते, मैं बोलता कुछ हूं, लिखता कुछ हूं, समरूपता ही तो बोला है मैंने। मैसेज करने से पहले दिमाग का इस्तेमाल किया करो, यूं ही नहीं लिखना होता कुछ भी। हाँ, ध्यान रखना थोड़ा सा। अरे गहरे की क्लास में नहीं हो, ध्यान रखना। बोला क्या ऐसा, मैं तो वही बोला जो बोल रहा हूं भाई। ऐसा थोड़ी है कि जो लिखा है मैंने वो अलग किया है। एक सेंसिबिलिटी होती है चीज़ों के प्रति। आप ऑनलाइन बैठे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास सब कुछ राइट है। एक लिख रहा है बेवकूफ़, सर आवाज़ साफ नहीं आ पाती, आप बोलते कुछ हो और लिखते कुछ हो। सॉरी सारी का कुछ नहीं बढ़ता है बेटा, पहले से ध्यान रखना। दिमाग का हल्का सा एक होता है, वो उसको हल्का सा नेगेटिव एनर्जी मिली तो फिर वो क्या होता है, फ्लक्चुएट होगा। तुम तो हो सकता नहा के नहीं बैठे हो, चाहे पी है कि नहीं है, उबासी मार रहे हो। यहाँ तो दिमाग को 100% यूज करना है, और जो समझाते उसके बिना अपन कर ही नहीं सकते, कोई बोल ही नहीं सकता आदमी। समरूपता, हम ये इसके समान नहीं है, ये इसके समान नहीं है, ये इसके समान नहीं है, ये इसके समान नहीं है। क्लियर। बट अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके मस्तिष्क में बहुत सारे विचारों की क्या होगी, उत्पत्ति होगी। और जैसे ही आप कोशिश करोगे तो आप क्या करोगे, ये इस आकृति को इसके बराबर ले आओगे कि नहीं ले आओगे, और इसको इसके बराबर। तो
तीनों का रूप समान हो गया कि नहीं हो गया? रूप समान हो गया, तो ये समानता किसने ढूंढी है? ब्रेन ने। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम किसको सुन रहे, किसको समझ रहे हैं? ब्रेन की मैकेनिज्म को, कि ब्रेन काम कैसे करता है, किस प्रकार से। देखो ब्रेन, याद करें आप, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सबसे पहले तो बहुत सारे क्या करता है, विचारों की उत्पत्ति करता है। ये बिल्कुल करता है। हम जैसे ही किसी भी समस्या को क्या करते हैं, देखते हैं, तो बहुत सारे विचार बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? एक बात क्लियर। नंबर दो, ब्रेन, अब एक चीज और है, ब्रेन अपने फेलियर पे भी ध्यान देता है। फेलियर का मतलब असफलता। क्या असफलता है? कि ब्रेन दोनों के बीच क्या नहीं कर पाता है। तो ब्रेन ने कहा अच्छा मेरी ये कमजोरी है, मैं इस कमजोरी को बेनिफिट में बदलता हूं। ये बेनिफिट में भी किसने बदला? ब्रेन ने। मतलब मैं क्या नहीं कर सकता, मैं अंतर नहीं कर सकता, दो समान आकृति में कोई बात नहीं, इसका फायदा उठाता हूं। मैंने कलर दोनों का सेम कर दिया सैनिकों के लिए, तो मिलिट्री साइंस के अंदर क्या कर लिया, इसका यूज कर लिया कि नहीं कर लिया? कि ब्रेन ऐसा नहीं कर पाता है, कोई बात नहीं है, हम एक अगर दोनों सेम कर दें इसका फायदा उठा लेते। तो ये काम भी किसने किया? ब्रेन ने किया। फिर ब्रेन क्या कहता है, मैं तो ऐसा करूंगा कि मुझे दो चीजें समान दिखाई देंगी, मैं तो उनको जोड़कर देखूंगा। तो उसने क्या कर दिया? समानता कर दिया। ब्रेन ने फिर यह कहा कि अगर दो चीजें समान के साथ साथ क्या होंगी, समीप होगी, तो मैं समीप वाली वस्तुओं को महत्व दूंगा, ना कि दूर वाली को। उसने ऐसे नहीं देखा, क्योंकि प्लस तो यहां पर भी था, इधर है, लेकिन प्लस यहां पर क्या है, दूर है, यहां पर क्या है, दूर है। तो याद रखे, ये और ये प्लस उसने ध्यान नहीं दिया, बट जो प्लस, दूसरा प्लस क्या था, समीप था, उस पर ध्यान नहीं दिया। दिया कि नहीं दिया? तो मस्तिष्क ने कहा मैं तो समीप आकृतियों को क्या रखूंगा, पहले रखूंगा, और जो दूर दूर है उनको बाद में रखूंगा। तो उसने क्या किया, तीन रेखा का। अच्छा मैंने तुम्हें पहले बताया था क्या, मैं तो जो लिखा उसके आप तुरंत तुम्हारे दिमाग ने रिस्पॉन्ड किया नहीं किया, और ये रिस्पॉन्ड हर व्यक्ति का सेम रहता है। अगर मैं तुम्हारे स्थान पर रहता ना, मैं भी ये कहता 3 रेखाखंड है, मैं कभी ये नहीं कहता 11 रेखाखंड है, क्योंकि ब्रेन काम ही ऐसे करता है। मैं ब्रेन को कैसे गलत बता सकता हूं? ब्रेन गलत नहीं होता है। तो ब्रेन ने क्या किया, ये और ये नहीं जोड़ा, ब्रेन ने क्या किया, ये और ये जोड़ दिया। यहां तक क्लियर है? ठीक है। फिर अगर आकृतियों के समूह दिए जाएं और ब्रेन को कहा जाए कि इसमें समरूपता ढूंढो, तो आप कैसे न कैसे करके, जैसे यार नॉन वर्बल रीजनिंग के सवाल नहीं होते हैं क्या, और नॉन वर्बल के रीजनिंग के हम पहले खूब मशक्कत करते हैं, खूब सारे विचारों की उत्पत्ति कर, ये, और अंत में अचानक अचानक से स्विच ऑन होता है ब्रेन, अरे इसको ऐसा देख लो, और वो उत्तर आ जाता है कि नहीं आता है? वो जो अचानक से जो उत्पन्न हुआ वो क्या है, सूझ। और वो सूझ किससे आई है? द लॉ ऑफ प्रेगनेंसी। क्योंकि जो चीज आपको दिखाई जाती है उसके संबंध में ब्रेन बहुत सारे क्या करता है, विचारों की उत्पत्ति करता है, और बहुत सारे विचारों में से कोई एक ऐसा विचार होगा जो आपकी समस्या का क्या करेगा, समाधान करेगा। जैसे यहां पर अचानक से आया, आपने खूब सारी एक्सरसाइज की, लेकिन अचानक से आपने देखा अरे यार ऐसा करते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने से ये और ये दोनों क्या हो गया, समान। अब देखो देखा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस और नो? चलो ठीक है। और लास्ट जो नियम है वो है आपका, अब देखना फिर से आपके दिमाग के साथ एक मजाक सा लगेगा आपको, बंदीकरण का नियम। बंदी वो वाली नहीं, एनसीआर रीजन में दिल्ली वगैरह वाले बोलते नहीं, ये तेरी बंदी ये मेरा बंदा है ना, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, बंदी बंदी वाला कोई नियम नहीं यहां पर। आप तो मुझे ये बताओ, ये क्या है, बी। अब तो तुम ये तो समझ गएगा कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे सर, इसलिए पहले है सर, बट लेकिन तुम्हारा रिस्पॉन्ड यही है कि ये क्या है, बी। और अगर ये बी है तो फिर ये क्या है, ये बी है, ये बी हो गई है ना। हाँ इसमें तो खुश हो जाओ तुम, है ना। अरे भाई साहब ये बी नहीं है, बट मस्तिष्क ने इसको बी किया। क्यों किया? क्योंकि मस्तिष्क क्या करता है, जो बीच का अंतर है ना, ये इसको खुद भर रहा है, क्लोज कर रहा है, बंद कर रहा है। इसका मतलब मस्तिष्क के सामने अचानक से हम क्या देते हैं, कोई आकृति समूह देते हैं ना, तो उस आकृति समूह के बीच की सूचनाओं को मस्तिष्क खुद ऑटोफिल कर देता है,
और ऑटोफिल कर देता है, तो मस्तिष्क अपनी सूचनाओं को बीच बीच में फिट कर देगा और उस आकृति को क्या करता है, पूरा कर देता है। तो औचक आकृति समूह में सूचनाओं की पूर्ति मस्तिष्क द्वारा स्वयं कर दी जाती है और हम आसानी से समस्या का क्या कर लेते हैं, समाधान। इसको हम द लॉ ऑफ क्लोजर, है ना, बंदी का नियम कहते हैं या बंदीकरण का नियम कहते हैं। तो ब्रेन कितने प्रकार से काम करता है, 6 प्रकार से। सबसे पहला तो ब्रेन क्या करता है, सबसे पहला काम है, कुछ भी दिखाई दिया, कुछ भी दिखाई दिया तुरंत मस्तिष्क क्या करता है, मतलब हजारों की संख्या में विचार आएंगे तुरंत। ये जरूरी है, जब तक विचारों की उत्पत्ति नहीं होगी तब तक समस्या का, तो विचारों की उत्पत्ति का होना क्या है, जरूरी। एक बात समझ में आ गई, ठीक है। दूसरा, मस्तिष्क किसमें अंतर कर पाता है, किसमें अंतर, तो किसमें अंतर कर पाता है, असमान, मतलब आकृति और पृष्ठ दोनों क्या हैं, असमान है, अलग अलग है, तब तो क्या कर लेगा, अंतर, अदरवाइज अंतर नहीं करेगा। क्लियर है। फिर क्या है, मस्तिष्क समान आकृतियों के लिए क्या करता है, एकीकृत बोध करता है, आपस में जोड़ देता है कि नहीं जोड़ता है। मस्तिष्क समीप आकृतियों के लिए भी क्या करता है, एकीकृत बोध करता है। और मस्तिष्क कैसे न कैसे करके समरूपता को क्या कर लेता है, ढूंढ ही लेता है, चाहे उसको थोड़ा समय लग ही क्यों ना जाए, लेकिन वो ढूंढ लेगा। और मस्तिष्क अचानक दी गई आकृति समूह में अनुपस्थित रही सूचनाओं को स्वतः पूरा कर देता है। ये क्या है, बंदीकरण। तो कितने नियम हो गए, कौन कौन से हो गए, पहला तो उत्पत्ति विकास का नियम, दूसरा आकृति पृष्ठ का नियम, तीसरा समानता का, चौथा समीपता का, पांचवा, छठा बंदी। पहले में मस्तिष्क किसकी तरह काम करता है, मशीन की तरह काम करता है, और जैसे ही उसको क्या दिखाई देती, कोई विषय वस्तु दिखाई देता है, मस्तिष्क उसके संबंध में बहुत सारे विचारों की क्या करता है, उत्पत्ति करता है। समरूपता में उसमें आपने द लॉ ऑफ फिगर ग्राउंड थ्योरी में क्या क्या था, मतलब दो अलग अलग आकृति और ग्राउंड क्या है, अलग अलग है, तो मस्तिष्क अंतर कर लेगा, और अगर अलग अलग नहीं है तो मस्तिष्क अंतर नहीं करेगा। फिर क्या था, समानता का नियम, मस्तिष्क समान आकृति समूह के लिए क्या करता है, एकीकृत बोध, मतलब एक क्या करता है, जुड़ा हुआ बोध समझ विकसित करता है। समीपता में क्या था, समीप आकृतियों को जोड़ता है, और समरूपता में समानता को, रूप में समानता को ढूंढ ही लेता है। और अंत में क्या है, बंदीकरण का नियम, मस्तिष्क औचक, मतलब अचानक औचक आकृति समूह में किसको, अनुपस्थित रही सूचनाओं को स्वतः पूरा कर देता है। क्लियर है। ये नए टॉपिक थे आपके लिए, थोड़ा सा ये नियम नॉर्मली किताबों में नहीं लिख रखे हैं, नियमों से सवाल निकाल रहा है वो। आप सामान्य रूप से किसी टीचर से ही पूछेंगे ना, नियम क्या होते हैं, वो उस पर लिख लो, बस कोहलर वाला प्रयोग कर लो, बात खत्म। अब वो कोहलर ये बहुत पुराने हो गए हैं, बहुत अलग चीज हो गई है ना। तो सब्जेक्ट को एक बार पढ़ लो, थोड़ा तरीके से ढंग से पढ़ लो, ताकि कॉन्फिडेंस आए कि हाँ यार, इसमें तो मेरा मामला कि बिल्कुल क्या है, प्रॉम्प्ट है, मैं इसमें तो नहीं लूंगा। फीस दी है ना आप लोगों ने, तो उसके प्रति एक जस्टिफिकेशन तो होना चाहिए ना, कि कम से कम तुम्हें ये तो लगे क्या इसमें मैं ठगा तो नहीं गया, कम से कम ये फील आना चाहिए। और वो उतने समय में, जितना समय वैसे लगता है ना, इतने ही समय में एक हाईली आदमी एक्स्ट्रा जाके भी कर सकता है, उतना ही समय लगेगा जितना पहले लगता था। नियत आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए कि काम मुझे करना है, और जो बच्चा मेरे सामने आया उसके लिए इतना तो कम से कम करूँ, वो ईमानदारी से ये तो कह सके यार इस आदमी ने मेरे साथ रहा की तो ईमानदारी है, वो बात अलग है। पता है नींद अच्छी क्यों आती है हमें, 6 घंटे में ही बहुत अच्छी नींद पूरी हो जाती है। कारण दिन भर काम ईमानदारी से करते हैं, तो नींद को बुलाना नहीं पड़ता, दह देने से फर्क पड़ता है उससे, और सुबह आराम से उठ जाते हैं। ठीक है। और सुबह एक हल्का सा बॉडी पेन करती है, पूरी बॉडी में पेन रहता है कि यार रोज सेम शेड्यूल है। जैसे नहा के आदमी मतलब
कपड़े पहनता है, तब एक पॉजिटिविटी आता है, तू नहीं करेगा तो कोई और करेगा, चल तू ही कर। और नहाने के बाद फिर एकदम से अलग माइंड हो जाता है कि अब तो चलते हैं। फिर रूम पे नहीं रुका जा सकता, जब तक नहाए नहीं हो तब तक तो आप क्या रुक सकते हो, फ्लैट पे रुक सकते हो। नहाने के बाद तो फिर आपको क्या चाहिए, एक बोलने का मंच चाहिए कि क्यों, आदत पड़ गई है। और रेस्ट एक दिन मिल जाए वो बहुत होता है, दूसरा दिन तो फिर दिन निकालना मुश्किल हो जाता है। तुम्हें भी आदत पड़ गई है, एक शेड्यूल की आदत पड़ गई है। पहले दिन को नोटिस करो आप, और अब देखो आपको फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है। बस एक संडे का इंतजार रहता है, बाकी सुबह उठे और आपका शेड्यूल बिल्कुल फिक्स हो गया है। आप देखो, आप ऐसा लगेगा आपको, ये कंडीशनिंग इफेक्ट है, पाउलोव है ये। आपको ऐसा लगेगा कि हर दिन सेम शेड्यूल है, निश्चित आपको ब्रश करने का टाइम भी निश्चित है, सारे टाइम क्या है, फिक्स है। और फिक्स टाइम पे आप उठते हो और तुरंत पहुंच जाते हो, जैसा कल वाला और आज वाला दिन सेम था, सेम ऐसा लगेगा। इसी को आदत विकास कहते हैं, कंडीशनिंग कहते हैं। और आदतें काम को क्या कर देती हैं, आसान बना देती हैं। और सुबह सुबह एक पॉजिटिव क्लास मिल जाए, उसको दिमाग ऐसे झिंझोड़ा जाए, दिमाग पे जोर आए, तो वो एनर्जी फिर बाकी की क्लासों में क्या करती है, पॉजिटिव रखती है आदमी को। मैं कभी भी क्लास, पहली क्लास मेरी 9 से नहीं रखता। पहली बात तो मेरी मजबूरी है, मैं 9 से रख नहीं पाता। अगर 2 क्लास लेनी तो मुझे 7 से लेनी पड़ेगी। और मुझे सुबह 7 बजे की क्लास लेना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी। और शाम वाली क्लास जो मैं लेता हूँ 6 से 8, उसमें ठीक है, वो मुझे पता है कि मुझे काम ईमानदारी से करना है, बट जो मॉर्निंग की क्लास का वर्क होता है वो शाम को नहीं होता, पक्का नहीं होता। उसमें 20 से 25% अंतर होता है। और फिर जो रात को अब 8:30 से 10:30 तक एक क्लास और चलती है एप्लीकेशन पे, उस क्लास में ये हो रहा है कि हाँ पढ़ा रहा हूँ, बच्चों की भी लग रहा है कि सर पढ़ा रहे हैं, और वो अनुभव इतना हो गया है कि फील नहीं होता है कि हाँ कमी है। बट एक वो इच्छा शक्ति की तो कमजोरी होती है भैया। देखो आप 10 घंटे आप पढ़ा रहे हो, तो 9वें-10वें घंटे में आपको फर्क पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा याद हो गए होंगे, 6 के 6 है ना। तो उत्पत्ति विकास का 2 हो गया। ये आगे वाला लिखो, ये वाला बनाओ, इसको लिखते हैं, 2 लिख लेते हैं, 2 कल करवा देंगे, है ना। ये बनाना, ये समानता वाला, है ना। पूरा जोर लगा के अच्छी सी मेहनत करके एक शीट क्लियर कर लो अपने लिए। लाइफ बहुत अलग है बाद में, सोच का दायरा बदल जाएगा। थोड़ा जैसे जैसे कहता जाऊँ वैसे वैसे करते जाना। करोगे तो 100% मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीट निकाल लोगे। तुम्हारा खुद का दिमाग ज़्यादा लगाओगे तो फंस जाओगे। और थोड़ी कोशिश करो कि एनवायरनमेंट से कम प्रभावित हों। देखो क्लास बता रखी है, 2 उन क्लासों को निकालो, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवा रखे मैंने, बहुत लेवल के क्वेश्चन करवा रखे उसमें। दोनों क्लासों के क्वेश्चन निकालोगे, सिंगल किसी भी ऑल ओवर इंडिया लेवल के एग्जाम दे दो, लर्निंग का कोई सवाल गलत नहीं हो सकता है। शेर वाला सवाल करवा रखा मैंने, ये पूरी थ्योरी। और मैं क्लास, जब वो मैराथन क्लास दे रखी है, जो भी मैंने सवाल करवाए हैं, मैंने टिक लगा के नहीं निकला हूँ मैंने उसी समय संबंधित पूरी की पूरी थ्योरी, जो भी पूरा कंटेंट वो सारा लिखा है, और विद इन 30 सेकंड में लिख देता हूँ मैं वो चीज़ों को। बस सवाल देखा, उससे संबंधित उस पूरी की पूरी थ्योरी को मैं अगले 30 सेकंड में पूरा लिख देता हूँ बोर्ड पे। अब देखना उसमें स्पीड, देखना कितने लिखने की। और ऐसा नहीं कि कोई जानकारी रखी नहीं मैंने, उसमें सारी जानकारी रख देता हूँ, पूरे सवाल के अंदर पूरी थ्योरी रख देता हूँ। वो एक अनुभव भी हो गया ना काफ़ी, आपका स्विच ऑन हुआ दिमाग, कहाँ से क्या क्या लेना फटा देने से लेके आगे। तो ये थोड़ा सा उस क्लास को निकालो आप। क्लास निकालने के क्या बाद दोनों उस क्लासों को प्रिंट आउट लो, टेलीग्राम पे आपके पास है, प्रिंट आउट लेके, और जैसे ये पूरी यूनिट पूरी हो जाए, उस प्रिंट आउट को उसके पीछे रजिस्टर में
पेस्ट कर देना, अटैच कर देना। फिर उस क्वेश्चंस को निकालोगे। करना क्या है, जैसे कंप्लीट हो तुरंत पूरी थ्योरी पढ़ना एक बार, फिर उस प्रिंट आउट के क्वेश्चंस है उनको निकालना, फिर जिस क्वेश्चन में अटको फिर वापस से क्या हो, थ्योरी पर आओ। ठीक है, और यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो फिर क्लास के उस क्वेश्चन पे जाओ कि क्या समझा रखा सर ने, फिर क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन में उसमें बाय मिस्टेक मैंने रॉबर्ट गैने में थोड़ा सा बी एस सी ऐसे गलत लग गया है, वो मैं बता दूंगा क्या गलत लगा है, मुझे ध्यान है उस क्वेश्चन में मैंने गलत लगा दिया, गलत वो चलते हुए निकल गया था। ठीक है, तो ये करना है। इसके बाद जैसे ही हो जाएगा फिर डेवलपमेंट थ्योरी की बता दूंगा कि डेवलपमेंट थ्योरी की क्या करना है। तो ये दो क्लासेस जब कॉमन हो जाएंगे तो आपका 50% दोनों कक्षाओं का 50 से 60% सिलेबस हो जाएगा। फिर आपको अलग करेंगे, फर्स्ट ग्रेड को अलग करेंगे क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का फिर अलग ही सीन हो जाता है, अलग ही टॉपिक है। सेकंड ग्रेड में फिर अलग टॉपिक है, उनको अलग अलग कर देंगे। तो 20-25 दिन और आप साथ रहोगे, दिवाली के मतलब 5 तारीख तक साथ रहोगे, उसके बाद दोनों अलग हो जाएंगे। और अगले फिर 20-25 नवंबर के आसपास कोर्स पूरा हो जाएगा, क्योंकि बड़े टॉपिक यही हैं, लर्निंग वाला और डेवलपमेंट वाला। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ प्रकृति क्षेत्र क्या कर दिया है, हटा दिया है ना, 2-3 चीजें हटा दी, नए टॉपिक आ गए। तो इसको लिख लो आप, हमारा मस्तिष्क बन गया ना, हमारा मस्तिष्क, हमारा मस्तिष्क, हमारा मस्तिष्क समान आकृति समूह के लिए, समान आकृति समूह के लिए एकीकृत बोध उत्पन्न करता है। क्या करता है, एकीकृत बोध उत्पन्न करता है, एकीकृत बोध उत्पन्न करता है, इतना ही लिखना है। ठीक है, फिर लिखें समीप के लिए, समीपता का नियम, द लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, द लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, समीपता का नियम। हाँ बनाओ उधर वाला। ये मैं जो फिक्स टाइम पे तुम्हें छोड़ता हूँ ना, या 1-2 मिनट लेता हूँ, तो मैं केवल ये इसलिए नहीं लेता हूँ कि मुझे टाइम चाहिए होता है, एक दिन ज़्यादा लग जाएगा, नहीं, मैं आपके ब्रेन को ट्रेन कर रहा हूँ किस समय तक कि आपको एग्जाम हॉल में लास्ट टाइम तक काम करना है। और लास्ट मिनट की भी क्या होनी चाहिए, आपकी वैल्यू होनी चाहिए कि हाँ वो अधीरता, क्योंकि आप जैसे ही 57-58 होते हैं तो आपका ब्रेन अलग तरीके से फंक्शन करने लग जाता है, अब तो फ्री हो गए, रिलैक्स मोड में आता है। अब आपको पता भी लग गया होगा कि ये सर पहले कभी आज तक छोड़ा है क्या, कभी कभी नहीं छोड़ता, मैं कभी नहीं छोड़ता। 5-7 मिनट शुरू में नीचे हो गई ना, वो हो गई। अब बाकी आगे वाली क्लासें हैं वो टाइम पे शुरू होंगी, टाइम पे खत्म होती है। 8 बजे वाली क्लास भी 8:02-3 पे खत्म होती है, ऐसे पहले खत्म नहीं होती। तो बच्चे ऐसे देखते हैं, अच्छा फिर लास्ट में क्या होता था, फिर वो 4-5 दिन बाद कहना या देखना बंद कर दे, उसको पता लग गया कि ये अलग टाइप का है, छोड़ने वाला तो है नहीं, तो कोशिश भी क्यों करें। और फिर मैं कह भी देता हूँ, तो वो तरीका ये नहीं कि मुझे टाइम चाहिए, मैं आपको उस लास्ट मिनट तक क्या कर रहा हूँ, ब्रेन में एक ट्रेनिंग शेड्यूल डाल रहा हूँ कि आपको उस मिनट तक क्या करना है, काम करना है। तो लिख लिया, देखो हमारा मस्तिष्क समीप आकृति समूह के लिए, हमारा मस्तिष्क समीप आकृति समूह के लिए, समीप आकृति समूह के लिए एकीकृत बोध विकसित करता है। ठीक है, एकीकृत बोध विकसित करता है, एकीकृत बोध विकसित करता है। अगर 2 मिनट रुक सकते हो तो मैं लिखवा दूं, इसको कंप्लीट करें। फिर लिखो समरूपता का नियम, ये एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, बात 2 मिनट की नहीं थी, कि बात थी कि एटीट्यूड में आप सामने से जवाब क्या दे रहे हो। ठीक है, फिर वो समझ पर आधारित हो जाता है। समरूपता का नियम फटाफट बनाओ, ये चिलम बनाओ।
लिखो, हमारा मस्तिष्क दिए गए आकृति समूह में समरूपता को ढूंढ ही लेता है। आकृति समूह में समरूपता को ढूंढ ही लेता है। समरूपता को क्या कर लेता है? ढूंढ ही लेता है। और बनाओ ये बीबी देखो, हमारा मस्तिष्क अपूर्ण आकृति समूह में अपूर्ण आकृति समूह में अनुपस्थित रही सूचनाओं को स्वतः पूरा कर देता है। स्वतः क्या कर देता है? पूरा कर देता है। ठीक है, अब एक 5-7 मिनट का टॉपिक बचा, कल पूरा करके फिर कुर्ट लेविन और रॉबर्ट गे ने कल करवाएंगे।